वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैं ब्रेक के पहले बता रहा था कि हमने ख़ास तौर पे आज जिस मौजू पे बात करनी है, ख़ास तौर पे बड़ा अफसोसनाक एक सानिया पेश आता है इस्लामाबाद के अंदर। एसपी अदील अकबर जो है वो सुसाइड करते हैं। अब असल में बात यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर आपके ऐसे अवामिल बहुत सारे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम कर रही होती है। अब ब्यूरोक्रेसी की एक बात तकरीबन महीना 2 महीना पहले की गई कि ब्यूरोक्रेसी की जो है वो रिफॉर्म्स के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे हमें बहुत सारी चीज़ें ग्रूम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सानिया पहली दफ़ा पेश नहीं आया ऐसा। बहुत सारे ऐसे आला अफसरान जो है वो ऐसे जो है वो सुसाइड करके ख़ुदकुशी करके अपनी जान दे बैठे। ये असल क्या मामला है इसके पीछे, इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जनाब मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी क्रिमिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन हैं स्टूडियो में, और जनाब डॉक्टर उस्मान रशीद साहब हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। भट्टी साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करूँगा। ज़रा इसमें मुझे ये बताएं कि एसपी जो अदील अकबर की ख़ुदकुशी का मामला है, आप किस तरीके से क्रिमिनोलॉजी के तनाजुर में आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं AGN TV और उमर शरीफ लगारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जनाब बेसिकली बात यह है कि ये जो SP साहब ने सुसाइड किया है जी तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जी, तो सबसे पहला तो वो इसमें कह लें कि इसमें स्ट्रेस का अमल भी हो सकता है, बर्नआउट भी हो सकता है और पेशा वराना थकावट भी हो सकती है, इंतज़ामी ड्यूटी की वजह से भी हो सकता है। तो ये कई अवामल, बेसिकली तो ये जो उसने काम किया ये इनफरादी तौर पर किया, लेकिन ये इनफरादी नहीं है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इज्तिमाई है। इसमें नफसियाती पहलू भी हो सकता है और दफ्तरी पहलू या कोई और ऐसा पहलू भी हो सकता है जो उसके ख़ानदान की तरफ से भी हो। ये कई पहलू है, इसमें मल्टी फैक्टर है। इसमें जिस तरीके से बात करें हम, एक फ़ोन कॉल के बाद ये मामला पेश आता है, तो ये किस तरीके का एक मामला हो सकता है? मज़ीद इस पे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और आप क्या समझते हैं शवाहिद, क्या मामला फिर इसको देखेगी पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस की बात की जाए तो? देखिए जी, इस पे कबज़ वक्त तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब इसकी रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी कि वो कॉल किसकी थी या उसके दोस्त अहबाब जो थे, जो विटनेस थे उस वक्त, उनके बयानात होंगे, तो उसके बाद ये क्लियर कट हो सकता है कि कौन सी ऐसा उसको शॉक लगा जो कॉल सुनी, या उससे पहले भी ऐसा था या एक बहाना बनी वो कॉल। जब ये रिजल्ट आएगा इसका फोरेंसिक साइंस के बारे से तो फिर क्लियर हो सकती है। आप समझते हैं कि किसी किस्म का दबाव हो सकता है? हम दबाव अगर घरेलू सतह को छोड़ के ज़रा देखें या हम स्ट्रेस को छोड़ के देखें तो ये तो आम रूटीन के मसाइल है ना। तो अगर हम एक वसी लेवल पे देखें तो क्या एक किस्म का स्ट्रेस हो सकता है? क्या उसको किसी किस्म का मजबूर किया जा रहा था किसी काम करने के लिए जो वो खुद नहीं करना चाह रहे थे? नहीं, देखें ये बात तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगी कि इसमें क्या वजह थी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी वजूहत होती हैं उसको घर की तरफ से भी हो सकता है। मे बी पॉसिबल कि वो ज़हनी तौर पर बीमार हो, थकावट हो या मायूस हो या कोई भी ऐसी उसको बीमारी होगा, उसको छुट्टी की ज़रूरत हो या उसको रेस्ट की ज़रूरत हो। ये बहुत सारे फैक्टर हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो सकता है कि कौन सी फैक्टर की वजह से वो उसने सुसाइड। डॉक्टर उस्मान साहब, सर आपसे मुद्दाना सवाल ये है कि सुसाइड को छोटी बात नहीं है। आप क्या समझते हैं? ये कोई पहला नहीं, हम देखें एक बार मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी हुआ था, फिर पंजाब के अंदर 1-2 बार हुआ ये सिनेरियो, असिस्टेंट कमिश्नर ने ये किया था। तो ये आप इस साइकोलॉजी के अंदर किस तरीके से इसको देखते हैं कि सुसाइड कर लेना, उसमें अहम वजूहात क्या हो सकती हैं कि बंदा यहाँ तक पहुँच जाता है? बिस्मिल्लाह, जरा डिटेल बताइएगा जी। बिस्मिल्लाह, थैंक यू लगारी साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक चुना है और अनफॉर्चुनेटली कल हमने एक बड़े अच्छे ऑफिसर को लूज़ किया है जी। बुनियादी तौर पे इसमें कई चीज़ों को हमने देखना होगा जी। वर्क प्लेस स्ट्रेस को भी देखना होगा, पर्सनैलिटी टाइप भी देखनी होगी ऑफिसर की, वो कैसी थी, उसकी पिछली अचीवमेंट्स के हवाले से भी हमने देखना होगा, उसका सेंसिटिविटी लेवल भी हमने चेक करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हम जब कोई भी सेंसिटिव काम हमारे ऑफिसर्स या हमारे डिपार्टमेंट्स करते हैं तो पहले उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल वो सेंसिटिव काम करने के लिए अहल है या नहीं है। हम बुनियादी तौर पे देखते हैं, मैं पुलिस की एग्जांपल लूँगा कि इसने कितने इनकाउंटर्स किए हैं, इसका डेटेंस हिस्ट्री क्या है,
इसका पुलिस रिकॉर्ड कैसा है, ये जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहा है वहाँ पे इसकी कैसी ड्यूटीज रही हैं। हम दूसरी तरफ एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो एक इंसान की इमोशनल ग्रोथ, जिसमें उसका टॉलरेंस लेवल, उसका एंगर, उसकी काइंडनेस, उसकी ग्रेटिट्यूड। क्योंकि होता ये है कि हम अपनी एंगर को, दो किस्म की एंगर्स होती हैं, एक मास एंगर होती है जो अपने अंदर ही हम छुपा के रखते हैं, और दूसरी एंगर होती है एक्सप्लोसिव एंगर। वो किसी वक्त भी बर्स्ट आउट हो सकती है, वो अपना भी नुकसान किया जा सकता है, किसी और का भी नुकसान किया जा सकता है। तो हमें ये देखना है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, ब्यूरोक्रेट्स में, पुलिस ऑफिसर्स में ये सुसाइड्स हो रही हैं, इसके पीछे कॉजल फैक्टर क्या है, उस ऑफिसर की हिस्ट्री क्या थी, क्या वो किसी परेशानी का शिकार था, किसी एंजाइटी का शिकार था, क्या उसके कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे, क्या ऑफिशियल इश्यूज चल रहे थे। अगर वो चल रहे थे तो उनका तदारक क्यों नहीं किया गया, उसकी काउंसलिंग क्यों नहीं की गई इससे पहले कि वो किसी आखिरी स्टेप की तरफ जाता। हमें चाहिए था कि हम उसके जो पिछला रिकॉर्ड है पिछले 2 या 3 माह का, उसको हम एवेलुएट करते। ये ऑफिशियल इश्यूज की आपने बात की, क्या ऑफिशियल इश्यूज हो सकते हैं वैसे, आप क्या समझते हैं इसमें? ऑफिशियल इश्यूज में जैसे सेंसिटिव टास्क होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, पुलिस में बहुत ज़्यादा होती हैं। अब उसमें अगर हम एक ऐसे शख्स को उसको डिप्यूट कर दें जो बड़ा हाईली सेंसिटिव हो, हाईली वर्कहॉलिक हो, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही और उसका जो इमोशंस हैं वो भी बड़े कंट्रोल नहीं हैं, तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो शख्स अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरह नहीं वो डॉक्टर साहब इसमें ये भी तो बात है ना, देखें आप एक एसपी के लेवल का एक ऑफिसर है, फिर आप कहते हैं कि सेंसिटिव टास्क, आप खुद डॉक्टर हैं, तो जब एक डॉक्टर बनता है बंदा तो उसका मेडिकल कॉलेज के अंदर ही इस तरीके को उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि ड्यूरिंग ऑपरेट या ड्यूरिंग मेडिकल कंडीशंस उनको किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अगर हम बात करें कुछ सेंसिटिव टास्क की या ऑफिशियल इश्यूज की बात करें, तो क्या ये सवालिया निशान नहीं है तमाम उस प्रोसीजर के जो इन ऑफिसर्स को उस लेवल तक तैनात करने से पहले के रिक्विजिट्स होते हैं? क्या हुकूमत को या तमाम वो रेलिवेंट इदारों को उस हवाले से काम करना चाहिए कि आप इमोशनली और जो है वो उसको एक दिमागी तौर पे इतना मजबूत करें, या तो ये मसाइल फिर ना आए हमारे सामने? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैंने ये अभी सुना है कि CSS के एग्जाम्स में वो IQ के अलावा अभी इस वक्त EQ को भी देखना शुरू कर दिया है, इमोशनल कोशेंट। अब इमोशनल कोशेंट इतनी खूबसूरत चीज़ है, दुनिया में इस पे बहुत काम हो रहा है। ठीक है, इसमें आपकी टॉलरेंस है, काइंडनेस है, ग्रेटिट्यूड है। इस वक्त दुनिया में एक टर्म यूज हो रही है मेंटल टफनेस। अब ये मेंटल टफनेस इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाना चाहिए, हमारे ऑफिसर्स को भी इसकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि ये जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं उस वक्त इंसान जो है वो सेंसिटाइज होता है या फिर उसका मुकाबला करता है। जो सेंसिटाइज होता है वो फिर ऐसे एब्रप्ट डिसीजंस लेता है जो उसकी मंशा के खिलाफ भी हो सकते हैं। वो जब बर्स्ट आउट होगा वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसी सिलसिले में ये जो हमने कल ये इंसिडेंट देखा है, इसमें देखें कि उसने एब्रप्ट बिहेवियर शो किया है। अब आई डोंट नो इसके पीछे कितनी ड्यूरेशन थी कि वो इसी तरह के स्ट्रेसेस में उलझ रहा था। और यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को मैं तो समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसलिंग सेंटर्स बनाने चाहिए, चाहे वो सीनियर ऑफिसर्स हों या जूनियर ऑफिसर्स हों। उनको कोई भी टास्क देने से पहले या टास्क के 3 माह के बाद उसका पोस्ट एनालिसिस होना चाहिए, काउंसलिंग सेशन होना चाहिए कि उस ऑफिसर ने अपना टास्क कैसे किया, उसमें कहीं वो गुस्से में तो नहीं आया, कहीं पे उसने कोई रैपिड डिसीजन तो नहीं लिया। इस तरह के मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे पुलिस से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम पुलिस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और पुलिस की जो तादाद है, मैं पंजाब की बात करूंगा, अराउंड 3-3.5 लाख है। तो इतनी तादाद में पूरे प्रोविंस को कैटर करना इट्स हार्डली वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हमें इनका जो मोरल है, मोटिवेशन लेवल है, उसको डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे इसको अपलिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ठीक है। भट्टी साहब, सर इसमें आप क्या समझते हैं कि इस तरीके के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उसको रोकने के लिए जो है क्रिमिनोलॉजिकल जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके की आप भी इस पे बड़ा काम करते रहते हैं, तो उस सतह पर किस तरीके के इक़दाम लिए जा सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो इसमें ये होना चाहिए कि देखिए जब आप CSS कर लेते हैं ना तो आप समझते हैं कि मैं सुपरमैन, ठीक है, तो आप सुपरमैन नहीं होते, आपको अपनी ना लर्निंग बेसिकली जारी रखनी चाहिए। और इसके अलावा एक जो सेटअप है वो काउंसलिंग का भी होना चाहिए। लेकिन जब आप समझते हैं कि मैं फलां ग्रेड में पहुंच गया हूं तो आप काउंसलिंग की तरफ नहीं जाते। तो अगर आप काउंसलिंग की तरफ चले जाएं तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां होती हैं। जैसा कि न्यूयॉर्क में पुलिस जो है ना, उनके पास एक सिस्टम बनाया हुआ पीर स्पोर्ट्स सिस्टम। उसमें ये होता है कि 24 आवर इन 7 डेज उनके सीनियर ऑफिसर मौजूद होते हैं जो उनके साथ डिस्कशन करते रहते हैं कि आपने जो फलां असाइनमेंट मिली है वो कैसे करनी है। इसी तरह कनाडा की जो पुलिस है वहाँ पर भी उनके सीनियर मौजूद होते हैं जिनके साथ वो मशावरत करते रहते हैं। अगर ये सिस्टम हो जाए जो पीर स्पोर्ट सिस्टम है तो ये सारे बहुत सारे काम हो सकते हैं। और इसके अलावा काउंसलिंग भी होनी चाहिए। और नीज इसके अलावा जो आज तक बहुत सारे केस हुए हैं तो इनको बतौर केस स्टडी भी इस पर एक असाइनमेंट होनी चाहिए। बेसिकली ऐसा होता है कि ऐसे कामों में डाटा अवेलेबल नहीं होता, अगर डाटा मिल जाए तो इसको बतौर केस हिस्ट्री भी इस पे ना थीसिस या रिसर्च होनी चाहिए ताकि ये अंधा काम ना हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा इसमें एक मेडिकल हिस्ट्री की भी बात है। डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ को ज़रा बेहतर समझेंगे कि किसी ऑफिसर को पहले भी कोई ऐसी सेंसिटिविटी अगर उसके साथ है तो आप क्या समझते हैं कि तमाम वो ऐसे इदारे जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को या पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्राइम हैं उनको हैंडल करने के लिए उनको एक ऑब्लिगेशन दी जाती है, क्या वो इस चीज़ के कैपेबल होते हैं अगर किसी को मेडिकल कंडीशन हो? बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसकी पर्सनालिटी टाइप, जैसे हमारे साइकोलॉजी में टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी होती है। टाइप ए पर्सनालिटी जो होती है बड़ी वर्कहॉलिक होती है और टाइप बी बड़ी कैजुअल और केयर फ्री और बड़ी कॉन्फिडेंट होती है। ठीक है, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि ऑफिसर की जो पर्सनालिटी टाइप है वो कैसी है, उसकी इमोशनल ग्रोथ कैसी है। फॉर इंस्टेंस वो हाईली सेंसिटिव है, उसकी कोई स्ट्रेस की हिस्ट्री है, एंजाइटी की हिस्ट्री है, या वो हार्ड एरियाज़ में जॉब करने से वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे हार्ड एरिया में ना भेजा जाए, तो उनको इंटेंशनली या फोर्सफुली ना भेजें। उनको PI पुलिस का जो वेलफेयर सेक्शन है वहाँ पर भेज दें, जो कोई सिटिंग जॉब है वहाँ पर भेज दें, बिकॉज आपका फिर पूरा डिपार्टमेंट एट स्टेक हो जाता है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक पुलिस ऑफिशियल की अपनी विल को भी देखें, उसकी स्ट्रेंथ्स को भी देखें, उसकी वीकनेसेस को भी देखें। इससे क्या होगा कि पुलिस का जो सॉफ्ट इमेज है वो बेहतर होगा सोसाइटी में, और उनको काउंसलिंग और उनको अपनी शेयरिंग की भी आदत पड़ेगी। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पुलिस के डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने इनको एक लेक्चर दिया था उधर सहाला में, ASI से लेके SSPs तक, इनको मोरल बूस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, इनको होप देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब होप का मैं टेक्निकली बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि होप के 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला जो पिलर है वो रिलेशनशिप का है या सपोर्टिव रिलेशनशिप का है जी। दूसरा जो है वो पॉजिटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट का है। तीसरा है सपोर्टिव पॉजिटिव एंगेजमेंट, और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इमोशनल ग्रोथ का है। जितना हम इनकी इमोशनल ग्रोथ करेंगे उतना उनको सपोर्टिव रिलेशनशिप्स मिलेंगे, उतना वो लोगों से पॉजिटिवली शेयर करेंगे। क्योंकि देखा गया कि हमारी पुलिस डेटरेंस पर ज़्यादा फोकस करती है, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर इतना नहीं करते क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग नहीं है। हमने ये भी देखना है कि वो पुलिस ऑफिसर्स, वो SHO जो अपने थाने में 2 ग्रुप्स की सुलह करवाते हैं, क्राइम प्रिवेंशन में सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं, हमें उनको भी इनकरेज करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक पुलिस का भी टेम्परामेंट बड़ा बैलेंस्ड होगा, उनकी भी एंगर को मैनेजमेंट मिलेगी और वो अपनी एंगर को मैनेज करेंगे। जितना वो अपने एंगर को मैनेज करेंगे उतने वो अच्छे पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल, फिर मैं प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। थोड़ा डिटेल इस हवाले से बताइएगा भट्टी साहब कि आप क्या समझते हैं कि ख़ासतौर पे हम अगर मीडिया को भी कहें और जो तफ्तीशी इदारे हैं वो ऐसे केसेस
को केसेस के दौरान इन्वेस्टिगेशन या जो भी इसका सारा प्रोसीजर है, अब क्या समझते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए, किस तरीके से संजीदगी से ये मामले को देखना चाहिए कि फ्यूचर में भी हमें ऐसी चीज़ें ना देखने को मिले? देखिए जी, इसके लिए तो फ्यूचर में ना मिले तो उसके लिए हल ये है कि इसका तदारक किया जाए, इसको बतौर केस स्टडी लिया जाए, जो इसके रिजल्ट्स आए और उन पे जो रिजल्ट आए हैं उन पे खास तवज्जो दी जाए, तो उन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए। अगर वो विलिंग है उधर जाने के लिए तो फिर उसको पोस्टिंग दी जाए, अगर वो फील्ड की पोस्टिंग नहीं कर सकता तो फिर उसको ना दी जाए। इसमें मीडिया को भी एहतराम करना चाहिए, उसके फैमिली मैटर्स हैं, उसकी फैमिली है, उसका ख़ानदान है, उसकी इज्जत है, उसकी वकार है, तो भी उसके रिजल्ट आना चाहिए। जब रिजल्ट आ जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद या दूसरी चीज़ें आ जाएं तो फिर उसके ऊपर बाकी बातें डिस्कशन हो सकती हैं। इसको बतौर केस स्टडी लिया जाना चाहिए ताकि जो उसकी रूट काज है या मल्टी काज फैक्टर्स हैं उन पर हमें गौर करना पड़ेगा, तो फिर उनकी ट्रेनिंग हो। और फिर जिस तरह जो उनके सीनियर अफसर हैं, जिस तरह कनाडा में सिस्टम है कि वहाँ पर जो उसके सीनियर अफसरान होते हैं उनके साथ आप डिस्कशन करते हैं किसी भी इंतजामी ड्यूटी के ऊपर या जो भी आपको टास्क मिलता है तो आपको वो प्रॉपर गाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा शुबा बन जाए तो फिर ये बहुत सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर मुझे आखिरी सवाल आप भी इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा कि यही जो जनाब अदील अकबर साहब थे जिन्होंने ये सुसाइड की है, उनका ये था कि वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे और टॉपर भी थे अपने बैच के अंदर। उनके बैच में से बाकी जो उसके बैच फेलो थे उनको तरक्की मिल चुकी थी, ठीक है, तो इसको अभी तक नहीं मिली थी। ये पहले बलूचिस्तान में भी सर्व करते रहे थे। अब बहुत सारे ऐसे ये बातें भी हो रही हैं कि उन्हें एहसास कमतरी हुई है। और आप क्या समझते हैं, क्या क्लिनिकल जो साइकोलॉजी के एम्बिट के अंदर क्या कोई ऐसी बात है कि अगर किसी को ये चीज़ हो कि एहसास कमतरी हो या किसी चीज़ का फ्लैक्स हो, क्या वो इस नहज तक पहुंच सकता है? वैसे ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था। देखें, जो ये एसपी साहब थे, अब जैसे आपने बताया गोल्ड मेडलिस्ट थे, ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं जी, ऐसे लोग बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा का एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब ये चीज़ें उनको नहीं मिलते तो वो अपने अंदर ही अपने गुस्से को दफन कर लेते हैं जी, और जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। वो किसी भी तरह उस गुस्से को जब एक्सप्लोड करेंगे तो वो किसी भी आखिर तक जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया। जनाब इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में सेंसिटिव इशू है जिसको ख़ास तौर पे हमें डिपार्टमेंटल लेवल पे हमारे तमाम जो इदारे हैं जो इस चीज़ों को देखते हैं उन्हें हमें बहुत सारी काउंसलिंग की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जैसे हमने ये इस चीज़ से आज की डिस्कशन से ये अखज़ किया है कि ख़ास तौर पे उन ऑफिसरान को वो ड्यूटियाँ ही ना दी जाएँ वो जिसको वो संभाल ना सकें। अब बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जब ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो उनको ड्यूटी के अंदर गुजारना पड़ता है, जिनकी नींद नहीं पूरी होती, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होते। ये इशू भी है। एक ये भी इशू होता है कि आपको थोड़ा प्रेशर किया जा रहा होता है, ऊपर वाले अफसरान की जानिब से कुछ ऐसे काम कराने की कोशिश की जा रही होती है वो जो खुद आपका ज़मीर नहीं करना चाह रहा होता, जिस वजह से ये तमाम हमें जो है वो सानिए देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। इंशाअल्लाह आपसे अगले वीक मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।